सर कहानी कुछ ऐसी है कि हमने अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर था वो खत्म कर लिया है, और आज जो हम करने वाले हैं वो है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडी। अब सबसे बड़ा इशू ये आता है कि सर केस स्टडीज को सॉल्व कैसे करा जाए। तो आप समझो बेटा, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं ये शायद ही आपने कभी सुना हो या कहीं देखा हो। सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं केस स्टडी सॉल्व करने का। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बेटा आप ये पाओगे कि ना केवल आपकी केस स्टडी सॉल्व करने की एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ साथ में सर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में वो है सर टाइम मैनेजमेंट। उसको लेकर आप बहुत इंश्योर हो जाओगे कि सर आपका पेपर छूटेगा नहीं। टाइम बहुत बचाएगी ये वाली टेक्निक जो हम बात करने वाले हैं। तो सर जिस टेक्निक से आपको केस स्टडीज ऑलवेज सॉल्व करनी है उस टेक्निक का नाम होता है RRT, रिवर्स रीडिंग टेक्निक। आप इसको फॉलो करके देखिएगा एक बार, मतलब आप जनरली जैसे करते हो वैसे करके देखिएगा, एक बार मेरी टेक्निक को करके देखिएगा और टाइमर लगा के देखिएगा। आप ये समझ जाओगे कि सर अगर मैं नॉर्मल तरीके से पढ़ता हूं, मतलब अगर मैं नॉर्मल जिंदगी जीता हूं, तो सर उसमें मुझे उसी केस स्टडी को 2 टाइम्स एटलीस्ट पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरी वाली मेंटोस वाली लाइफ जीते हो तो सर फिर आपको इंस्टेड ऑफ रीडिंग 2 टाइम्स आपका काम एक ही बार में हो जाएगा। तो सर रिवर्स रीडिंग टेक्निक है क्या? रिवर्स का मतलब होता है सर उल्टा। हमें सर पहले केस स्टडी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है पहले क्वेश्चंस, कि सर क्वेश्चन उसने पूछे क्या है। और आप बहुत बार ऐसा पाओगे बिजनेस स्टडी के पेपर में खासकर कि कुछ क्वेश्चन के लिए आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हो सकता है उसने क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया। से फॉर एग्जांपल उसने पूछा व्हाट ए ऑप्शन ए, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग प्रेमाइसेस? प्लानिंग। आप समझ रहे हो? अब इसके लिए केस स्टडी कहां पढ़नी? अब आप पढ़ते बैठे रहे थे, ये हमें पढ़नी पड़ेगी शायद जब वो बी और सी में कुछ पूछेगा तब की तब देखेंगे। अभी पहले ए तो लिख लो, अरे हाँ या ना। दूसरा सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में एक व्यू बन जाता है कि यार मैंने आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट करना है क्या, या कोई फंक्शन करना है, या किसी फंक्शन की कोई लिमिटेशन करनी। एक हल्का सा व्यू आपके दिमाग में आ जाता है कि मुझे इस केस स्टडी को पढ़कर आइडेंटिफाई क्या करना है। ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है। और जब आप उसके बाद केस स्टडी पढ़ना चालू करते हो तो वो दिमाग में आपके चलता है कि यार मैंने आइडेंटिफाई क्या करना है, तो आप पढ़ते पढ़ते आइडेंटिफाई कर पाने में सक्षम हो जाते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते और डायरेक्ट पहले केस स्टडी पढ़ते हो तो आप ऐसा समझ लें कि सिंपल आप एक स्टोरी रीड कर रहे हो बिना किसी बेस के। तो वो पहली बार जो आपने पढ़ा और जो उसमें टाइम लगा वो तो हो गया आपका वेस्ट। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे केस स्टडी। चलेगा? तो ये है सर तरीका केस स्टडी सॉल्व करने का। अब इसी तरीके को अपन लेते हैं और पूरा चैप्टर जो आपके सामने पीडीएफ में दिख रहा होगा, प्रिंट आउट आपके पास है, वो अपन सॉल्व करके एक बार देखते हैं कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, कॉमन सेंस जरूर यूज करें। अगर आप इन शॉर्ट में मेरे से बोलोगे कि सर आप एक बार बताओ केस स्टडी सॉल्व करने के पहले कुछ 5-6 चीजें बता दो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थी पूरे चैप्टर में, तो सर सबसे पहली चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में थी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दूसरी थी सर डिसीजंस, जिसमें 3 थे, फाइनेंसिंग, सो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। और सर आखिरी जो था वो था फिक्स्ड कैपिटल। और अब अगर किसी बच्चे के पास ये चीजें हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपसे हर एक केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप एक बार केस स्टडी सॉल्व कर पाए तो समझ लेना कि आपका चैप्टर एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार, क्योंकि एग्जामिनेशन तो भैया अब आ गए हैं, तो अब उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो हमने कोशिश ये करनी कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो मेहनत बिल्कुल आखिरी और फाइनल होनी चाहिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद जब हम पूरा रिवीजन कर लेंगे हम प्लान करेंगे बेटा पेपर्स का, हम टेस्ट पेपर करेंगे और पूरे वो 3 आवर्स वाले 80 मार्क्स के, वही पैटर्न में जो सीबीएसई पूछने वाला है। तो उससे एटलीस्ट हमको ये आइडिया लगे कि हम कहां पर लैकिंग हैं, कहां पर अच्छे हैं, कहां पर और प्रिपरेशन की जरूरत। ये सारी प्लानिंग अपन कर सकते हैं जब आप हमारे साथ चलोगे, जैसा हम करवा रहे हैं वैसा अगर आप करते जाओगे तो आज का हमारा टारगेट क्या है कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमने खत्म कर देना है। चलेगा? आइए साहब, उठा ले पीडीएफ, उठा ले प्रिंट आउट, जिसके पास जैसा हो, और पढ़ना चालू करें। रूल क्या है सर? रिवर्स रीडिंग करनी है। क्या करना है सर? रिवर्स रीडिंग करना है। चलो रिवर्स रीड करते हैं। केस स्टडी नंबर 1 क्या बोल रहा? पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑफ अबव केस।
मतलब बहुत सिंपल बोल रहा है कि सर आपको ऊपर की केस स्टडी पढ़ना है और उसमें क्या हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, केवल हमने उसको आइडेंटिफाई करके लिख देना है। क्या उसने एक्सप्लेन करने का बोला? तो केवल हमने क्या करना, आइडेंटिफाई करके लिख देना, चलेगा। अब हमें केस स्टडी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। पढ़ो क्या लिखा। आइडेंटिफाई द 3 फैक्टर्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ व्हिच आर लाइकली टू अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। दूसरे में उसने ये पूछा कि जो ऊपर आप आइडेंटिफाई करोगे ना, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके 3 फैक्टर भी आइडेंटिफाई करने, लिखने नहीं है। मैं दोनों वर्ड इसलिए आपको बोल रहा हूं, लिखने नहीं है मतलब अगर लिखने होते तो आप कोई भी लिख सकते थे। आइडेंटिफाई करने का मतलब वो 3 लिखने जो इसमें इन्वॉल्व हुए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो हमने 2 व्यू मिल गए कि सर पहला तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, और अगर पहला हो गया तो दूसरा तो बन ही जाएगा। अरे हाँ या ना? अब पढ़ते हैं केस स्टडी, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। सो अरुण इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द पेपर इंडस्ट्री. During his recent visit to the friend's place in Mysore, he was fascinated by the exclusive variety of incense sticks available there. तो incense stick आप समझते हो क्या, अगरबत्ती जो आती, ठीक है। His friend tell him that Mysore region is known as a pioneer in the activity of agarbatti manufacturing because it has a natural reserve of forest product, especially sandalwood, to provide for the base material used in the production. उसके दोस्त ने बताया बातचीत में कि भाई जो मैसूर रीजन है यहाँ पर चंदन, सैंडलवुड बहुत मिलता है, जो किसी भी अगरबत्ती बनाने का बेस होता है। किसी भी अगरबत्ती को बनाने का मतलब यहाँ से कुछ तो वो तुमको बोल रहे हैं अब आगे, लेकिन अभी अपन कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें आगे चलते हैं। Moreover, the supplier of other type of raw material needed for production follow a liberal credit policy. कितना बढ़िया बोला। दूसरी बात कि सर सैंडलवुड के अलावा एक और बात है कि और जो बाकी मटेरियल लगेंगे आपको इंसेंस स्टिक बनाने में, उसके जितने भी सप्लायर हैं वो सारे के सारे बहुत लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग इंसेंस स्टिक इज रिलेटिवली, और इंसेंस स्टिक को बनाने में लगने वाला टाइम भी क्या है, बहुत कम है। कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर्स, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अरुण डिसाइड टू वेंचर इनटू दिस लाइन ऑफ बिजनेस बाय सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मैसूर। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अरुण ने यह डिसाइड किया है कि हम मैसूर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे। किसकी? इंसेंस स्टिक की। उसी की बात चल रही है। अब यहां पर केस स्टडी हो जाती है समाप्त। आइडेंटिफाई द अबव केस। बोलो भाई साहब। सबसे पहला आंसर नंबर 1 बताना है, क्या है? तो मालिक यहां पर जितनी भी इन्होंने चर्चाएं की हैं, वो बोल रहा ना कि उसने डिसाइड किया कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है। सो पहले का आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अरे हां या ना? पक्का? अब मुझे बताओ कि मालिक उसने करना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, तो अब हमने 3 फैक्टर्स बताने हैं जो इस केस स्टडी में आए हों, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हों। तो क्या किसी को 3 मिले? पहला, चलो तो आपके जो आंसर आ रहा है मैं कलेक्टिवली बता देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके भी आंसर यही आ रहे हैं। सबसे पहले जब उसने ये बोला कि जो मैसूर है बेटा वो माना जाता है सैंडलवुड जो बेस है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर अच्छा अपन वर्किंग कैपिटल को एक बार आप याद करो, उसमें था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो हमें उसका बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत, और इस वजह से हमें वर्किंग कैपिटल लगेगी कम। दूसरा बेटा क्रेडिट अवेल्ड, करेक्ट आंसर, क्योंकि क्रेडिट जो हमें सप्लायर से मिलती है उसको बोलते हैं क्रेडिट अवेल्ड, जो हम हमारे कंज्यूमर को देंगे वो होती है क्रेडिट प्रोवाइड। क्रेडिट ज्यादा अगर दोगे तो उस प्रोवाइडेड के केस में तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, और अगर हमें क्रेडिट अवेल अच्छी हो रही है, जैसे उन्होंने लिबरल पॉलिसी है, मतलब हमारे सप्लायर हमें भर भर के क्रेडिट देंगे, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल लगेगी कम। और तीसरा उन्होंने बोला कि इंसेंस स्टिक को बनाने में जो समय लगता है वो बहुत रिलेटिवली कम लग रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन साइकिल छोटी है, इसका मतलब अगेन वर्किंग कैपिटल लगेगी कम।
और ये थी आपकी, सोच लो, पूरी फुल केस स्टडी, जो हार्डली, अगर मैं और आपका और हमारा टाइम मिलाऊं तो हार्डली अपन ने 2-2.5 मिनट में खत्म कर लिया। इतना आसान है बेटा। कब? जब हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। केस स्टडीज में तुक्काफिकेशन बेटा पॉसिबल नहीं है। फिर तो तुक्का तो फिर भगवान अगर है और चला दे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हो तो फिर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो फिर आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आदमी को ये पढ़कर समझ में आया लेकिन उसको डिविडेंड डिसीजन या ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये सब पता ही नहीं हो, तो फिर तो उसके लिए सब कुछ बढ़िया है, तो उसमें तो क्या ही बोलूं मैं फिर, है ना। चलो सर आगे आ जाते हैं। क्या इसमें किसी को अब कोई दिक्कत, किसी का मेरे अलावा कोई ओपिनियन बन रहा हो कि नहीं सर मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए था, अपन उस पर भी चर्चा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा? पक्का चले ना? आइए, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, केस स्टडी नंबर 2। अगेन क्या करना है, ऊपर से पढ़े नीचे से पढ़े? रिवर्स रीडिंग टेक्निक। आइए साहब पढ़ लेते हैं। पहले में क्या बोल रहे हैं? एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, वाह हमको फाइनेंशियल मैनेजर बना दिया भाई। So as a financial manager of a company, which source of finance will you opt for, debt or equity, to raise the required amount of capital? Explain by giving any 2 suitable reason. कितना बढ़िया। अच्छा सोच कर देखो, क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ गया, लेकिन अगर हम उल्टा पढ़े होते केस स्टडी तो हमें पता ही नहीं चलता कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसमें से बताना क्या है। अब हमने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया तो हम समझ गए कि हमें केस स्टडी पढ़कर यह बताना है कि वो डेट से पैसा लाए या इक्विटी से, और जहां से भी लाए उसके 2 रीजन भी ढूंढने, ऐसे तुक्का नहीं मारना। अच्छा सीबीएसई भी चालाक है, उसको पता है सोर्स 2 ही होते हैं, और हमारा बच्चा कितना साड़ा है, वो 19-20 करके एक कर देगा कि हाँ चलो डेट लिख देते हैं, और कल को सही भी हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं मालिक ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि उनको हमारा अपने बच्चों पर विश्वास है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ा लिख कर आया है, कॉन्सेप्ट लेकर आया है, तो भैया हमें आप 2 सुटेबल रीजन बताओ कि अगर आपका आंसर डेट है तो क्यों है, और इक्विटी है तो। पहला क्वेश्चन अपन को क्लियर आ गया। दूसरे में क्या लिखा बेटा? Why are the shareholder of company like to gain from the issue of debt? और दुनिया में अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो पहले का आंसर आ गया। देखा पावर ऑफ कॉमन सेंस। उन्होंने बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर को गेन क्यों होगा इश्यू ऑफ डेट से, तो एक तो अपन पहले से ही जानते हैं बिकॉज डेट इज अ चीपर सोर्स ड्यू टू टैक्स डिडक्टिबिलिटी और टैक्स बेनिफिट, कुछ भी बोल दो चलेगा। तो देखो क्वेश्चन तो हम बिल्कुल भली भांति समझ चुके हैं, बस अब फॉर्मेलिटी करनी है तो चलते हैं। अच्छा ये अगर कॉन्फिडेंस सोचकर देखो आपका एग्जाम में हो तो आप तो बोलोगे आन दो और ऐसी 10-15 और दे दो, तो हो सकता नंबर तो फिर गेटिंग दी कॉन्सेप्ट ना। आओ साहब, और इसमें आपको पता है मजा क्यों आ रहा है, और मैं बता रहा हूं इसमें उन लोगों को ही केवल मजा आ रहा है जो इन्वॉल्व है, क्योंकि जिन लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना इसमें, जिनका नहीं है बेटा, आप वैसी जगह बैठे हो कि भागवत में तो तुम आए हो लेकिन तुम भक्ति नहीं रख रहे हो, तो फिर हम ये देखते हैं कि भागवत कब खत्म हो जाए या कोई भजन सुना दें। पंडित जी कुछ बोल रहे सर? नहीं नहीं, वो वाई पूछ रहे हैं ना, वो वाई पूछ रहा है ऐसा क्यों। आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे इसलिए दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, आओ एक बार केस स्टडी पढ़ लें पहले। अगेन बेटा इन्वॉल्व रहोगे तो ही मजा आएगा। चलें, क्या लिखा बेटा? अद्वैता इज अ कंपनी एंजॉयिंग मार्केट लीडरशिप इन द फूड ब्रांड सेगमेंट। ठीक है, its portfolio include 3 categories in the food business, namely snack food, juices and confectionery. Keeping in with the growing demand for packaged food, it now plans to introduce ready to eat food. वो कंपनी के बारे में सारी डिटेल आपको बता रहे हैं। Therefore, the company has planned to undertake investment of nearly rupees 450 crore. क्योंकि वो एक नया कोई कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, रेडी टू ईट वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कितना पैसा चाहिए? 450 करोड़ रुपए चाहिए। तो हमने ये सोचना है कि पैसा कहां से लाएं। चलेगा? और लाएं में सर 2 ही ऑप्शन होते हैं, चलेगा? आओ आगे पढ़ लेते हैं। एज पर द करंट फाइनेंशियल रिपोर्ट, the interest coverage ratio of company and return on investment is higher. interest coverage ratio भी ज्यादा है, बढ़िया है, और return on investment भी ज्यादा है। moreover the corporate tax is high. इसके साथ साथ और बता रहे कि भाई टैक्स जो हैं वो भी ज्यादा हैं। in the context of above case, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
भाई साहब आपको एज ए फाइनेंशियल मैनेजर दो जवाब देने, पहला कि कौन सा सोर्स चूज किया जाए विद टू सुटेबल रीजंस। तो आउट ऑफ डेट और इक्विटी, कहां से लाए पैसा? डेट। क्या सभी लोग इस बात से राजी हैं कि मालिक हमने 450 करोड़ रुपए बोरो करने चाहिए? क्या कोई ऐसा है जिसका इसके अलग कोई व्यू बन रहा हो? तो डेट फाइनल है कि बोरो करेंगे, दो सुटेबल रीजन। तो पहला तो सर आप ये बोलोगे कि सर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, मतलब सर उनका जो प्रॉफिट है या जो अर्निंग्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, वो इजीली इंटरेस्ट को मेनी टाइम्स कवर कर सकती, पहला। और दूसरा टैक्स रेट। सर टैक्स रेट हाई होने से फायदा ये होगा कि आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे उसमें टैक्स शील्ड भी ज्यादा होगी, उस वजह से आपका जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आएगी कम। तो ड्यू टू दीज टू रीजन कंपनी हैव टू बोरो द अमाउंट। क्या मेरी बात से राजी? पक्का? आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला कि वाई आर दी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी लाइक टू गेन फ्रॉम द इशू ऑफ डेट। अब कंपनी अगर डेट इशू करेगी तो इससे कंपनी को कैसे बेनिफिट होगा, शेयर होल्डर को कैसे फायदा होगा, वे पूछ रहे हैं। क्योंकि सर टैक्स बेनिफिट मिलेगा मतलब टैक्स कम जाएगा, प्रॉफिट अच्छा रहेगा, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे, तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू दी शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या बात समझ में? हाँ, ईपीएस ऑब्वियसली बात है आपका इंक्रीज होगा। बोलो क्या बात समझ में आई? ये हो गई देखो केस स्टडी नंबर 2। और आप सब में अगर टाइम मिलाओगे ना 2, 2.5, 3 मिनट में काम हो रहा है। जी मैम। नहीं, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि केस स्टडी में उसकी कोई बात नहीं हुई, इसलिए नहीं लिखना अपन को। चलेगा क्या? तो यहां पर बेटा 2 केस स्टडी हो गई सक्सेसफुली खत्म। अगेन बेटा तीसरी केस स्टडी, और तीसरी केस स्टडी को अपन सीधा पढ़ के देखते हैं कि सर उसमें कोई अंतर है कि नहीं आपकी बात में। ऐसा नहीं होगा आप जबरदस्ती कुछ भी दिए जा रहे हो। तो एक बार अपन सीधा पढ़ के देखते हैं, और हो सकता है कुछ व्यू बने, या हो सकता है आपको लगे कि नहीं नहीं नीचे से पढ़ो या ऊपर से पढ़ो अपन बराबर ही रहते हैं। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई है तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। तो एक बार अपन अब ऊपर से पढ़कर देखते हैं, और कोई भी कसम है क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, अपन केवल केस स्टडी पढ़ते हैं और केस स्टडी से पढ़कर सोचते हैं कि क्या है। आओ सर। Computer Tech Limited is one of the leading information technology outsourcing service provider in India. The company provide business consultancy and outsourcing services to its client. Over the past 5 years, the company has been paying dividend at the high rate to its shareholders. However, this year, although the earnings of company are high, its liquidity position is not so good. Moreover, the company plan to undertake any new venture in order to expand its business. अब पहले तो मुझे ऊपर लग रहा था वर्किंग कैपिटल की बात आएगी, फिर डिविडेंड भी आ गई, और नीचे इन्वेस्टमेंट का जैसा भी कुछ लग रहा है। तो अब तीनों चारों चीजें मिक्स हो गई हैं। इससे बढ़िया होता कि क्वेश्चन पहले पढ़ लिए होते, तो इन तीनों में से कोई एक व्यू फाइनल हो जाता, और अभी तक हमको इतना वक्त नहीं लगता। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव एनी 3 रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच यू थिंक कंप्यूटर टेक लिमिटेड हैज बीन पेइंग डिविडेंड एट द हाई रेट टू इट्स शेयर होल्डर ओवर द पास्ट। अब पहले क्वेश्चन को समझें। अभी क्या इस साल कंपनी डिविडेंड बांट रही? वो पास्ट 5 ईयर की पूछ रहे कि 5 कोई कारण बताओ जिस वजह से आपको लगता है कि कंपनी पिछले 5 सालों से बहुत अच्छा डिविडेंड बांट रही। तो क्या क्या हो सकते भाई? तो सबसे पहले तो अपन बोले सर अर्निंग, दूसरा अपन बोल सकते स्टेबिलिटी, अर्निंग स्टेबल हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि अभी उनकी वो कैश फ्लो पोजीशन ही दिक्कत कर रही, लिक्विडिटी का इशू आ रहा ना। और पांचवा, हाँ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट भी लिख सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त। दूसरा बेटा, कमेंट अपॉन द लाइकली डिविडेंड, ये बढ़िया क्वेश्चन है। और कमेंट अपॉन द लाइकली डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी दिस ईयर बाय स्टेटिंग एनी 2 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कि अभी कंपनी की जो बिजनेस उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अभी डिविडेंड नहीं बांट रहे, तो उसके 2 कारण बताने हैं। पहला तो है कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते अर्निंग नहीं, अर्निंग बहुत अच्छी है उनके पास। तो पहला तो है सर कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू उन्होंने बता दिया। दूसरा, नहीं न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं, वहां वर्ड क्या था? कोई तो बोल रहा
ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सर ग्रोथ जब जब होगी तो हमने क्या बोला था, जब आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज हैं, नया उन्होंने बोला ना, देखो मोर ओवर द कंपनी प्लान टू अंडरटेक अ न्यू वेंचर, मतलब कहीं तो वो नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या जा रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, तो फिर डिविडेंड बांटने से बचना। सो ड्यू टू लिक्विडिटी इशू, या जिसको आप कैश फ्लो बोलोगे, और दूसरा सर ग्रोथ, इन दो वजहों से कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही है, आगे नहीं बांटनी चाहिए। आप दोनों बात लिख सकते हैं, चलेगा। यहां पर हो गई सर केस स्टडी नंबर 3 भी खत्म। और अगेन बोल रहा हूं, आप टाइम मिला लो, 2.5 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, और अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है। अब चाहे इस चैप्टर की हो चाहे किसी भी चैप्टर की हो, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और एक बात मैं बहुत आपको बढ़िया बता देता हूं, आप कभी डॉक्टर के पास गए हो? सर बहुत बार ही गए जिंदगी में, सब कभी ना कभी गए। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाओ तो आप डॉक्टर को तकलीफ बताते हो, डॉक्टर साहब मेरा ना 3-4 दिन से ना बड़ा पेट दुख रहा है। तो आप देखिएगा डॉक्टर साहब आपसे ना कुछ सवाल पूछते हैं, चलो बताओ कितने दिन से दुख रहा है, चलो बताओ क्या खाया था, कैसा दुख रहा है, वैरायटी। अच्छा, फिर डॉक्टर इतना कुछ सुनकर वो कुछ लिखने लगता है, प्रिस्क्रिप्शन। आप फिर भी बोलना थोड़ी रोकते हो, क्योंकि तुमने फीस दी, तुम सोचते सारे डाउट यहीं पूछ लो। तुम बोलते पर सीबीएसई का डेट शीट भी आ गई है, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है। क्या वो इन बातों को सुन रहा है, ध्यान दे रहा है? आंसर इज नो। मतलब इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बेटा तुम्हारे सामने जब भी केस स्टडी आएगी, देयर मे बी अ चांस कि उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपके काम की। 12th लेवल पर सीबीएसई के बच्चे को ऐसा लगता है कि उसमें जितनी उसने इंफॉर्मेशन दी है, हमने किसी भी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन यूज करनी ही। ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन आपके मजे लेने के लिए दी गई है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसीलिए ध्यान रखो कि वो इंफॉर्मेशन आपको ध्यान देना है जो आपके काम की हो। और ऐसा ना सोचो कि 3 लाइनों का तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अब ऊपर अभी इसी केस स्टडी नंबर 3 में उन्होंने ऊपर बताया था, तो तो क्या करोगे उन 3 का? अब जबकि अपन ने वो 3 लाइनें छोड़ दी कि वो कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, अब तुम सोच के बैठे नहीं इसका भी मैंने कुछ तो करना है, तो बेटा फिर तो अननेसेसरी बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। सो कल को अगर कोई केस स्टडी ऐसी मिले जो बहुत भारी हो, बड़ी हो, और आपको लगे कि सारी इंफॉर्मेशन काम की है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो बिल्कुल रिलेवेंट ना हो, इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़े जाते हैं। क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाता है कि मैंने ढूंढना क्या है, क्योंकि जो ढूंढना है वही ढूंढो, बाकी आगे पीछे का सब आपके काम का है ही नहीं। चलें सर आगे आ जाते हैं। ये थी सर केस स्टडी नंबर 3। आइए साहब आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। केस स्टडी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट सुभाष हैज ऑफर्ड टू वन। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा, briefly state any 4 point highlight the importance of the type of financial services identified in part A। जिसके पास कॉमन सेंस है उसके पास आंसर आ चुका है विदाउट रीडिंग केस स्टडी। क्या है आंसर? करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ओनली द कॉन्सेप्ट जिसके इंपॉर्टेंस है। करेक्ट? पक्का? अब आप सोचकर देखो, उसने जो पहला पूछा है ना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या क्या उसमें एक्सप्लेन भी लिखा है? तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 1, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग इज दी सर्विसेज विच इज ऑफर्ड बाय सुभाष टू दी। अभी भी केस स्टडी नहीं पढ़ी मैंने, कि पढ़ी? दूसरे क्या लिखा? ब्रीफली स्टेट एनी 4 पॉइंट, कि उसने ये पूछा कि ऊपर के 4 पॉइंट, क्या ऊपर से आइडेंटिफाई करना है? उसने बोला एनी 4, आप कोई भी 4 लिख दो। क्या केस स्टडी पढ़ी? सोचकर देखो आपने कितना टाइम बचा लिया, और आपका आंसर 101% सही है। अरे लोग तो पढ़ पढ़ के सही नहीं निकाल पा रहे, आप सोचकर देखो, अपन बिना पढ़े सही निकाल रहे। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें कोई जादू नहीं है बेटा, हाँ कोई मैजिक नहीं है इसमें कि हमारे शरण में आए इसलिए हो रहा है ना। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इसलिए ये हो रहा है, बाकी इसमें कोई लॉजिक और कोई वैसा मैजिक नहीं है। लॉजिक बराबर है, मैजिक नहीं है। चलेगा? केस स्टडी नंबर 4 भी हो गई। आइए साहब आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 5। चलो केस स्टडी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1,
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिस्क विच इंक्रीजेज विद द हायर यूज ऑफ डेट। बढ़िया कुछ चीज पूछ रहा है, कुछ हटके। क्वेश्चन नंबर 2, explain briefly any 4 factors because of which you think the company has decided to opt for equity capital। पहले उन्होंने ये पूछा कि आपको आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना। अच्छा, शब्दों का ध्यान रखें। कई बार आप पूछते हो कि सर इसको एक्सप्लेन करना था कि नहीं करना था। बेटा करवाना होगा तो खुद बोलेगा। अभी तक अपन ऊपर केवल आइडेंटिफाई आ रहा था, लेकिन उसको यहाँ एक्सप्लेन भी करवा, इसलिए उसने बोला आइडेंटिफाई एंड, और नहीं लिखा बीच में। उसका भी अंतर समझते होगे ना, एंड और का। सो आइडेंटिफाई भी करो और एक्सप्लेन। क्या टाइप ऑफ रिस्क, मतलब किसी रिस्क का कोई टाइप बताना है, विच इंक्रीजेस, जो इंक्रीज हो जाती है विद द हायर यूज ऑफ डेट। मतलब मैं जैसे जैसे डेट ज्यादा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे वो रिस्क भी बढ़ती जाती है। तो ऐसी कौन सी रिस्क है? ये रिस्क थोड़ी थी। करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल रिस्क। सर फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? सर कल को एक पॉसिबिलिटी कि आप अपने इंटरेस्ट के ऑब्लिगेशन है उसको रीपे ना कर पाए, यही रिस्क को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। बेटा बोरोड फंड के साथ, डेट के साथ एक रिस्क तो हमेशा चलेगी जिसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना था और एक्सप्लेन करना था। इट इज अ फैक्टर, नॉट अ टाइप ऑफ रिस्क। टाइप ऑफ रिस्क बताना है, वो तो फैक्टर है। अगला क्या लिखा बेटा? एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स। कोई भी बेटा 4 फैक्टर बताने आपको, बिकॉज ऑफ विच यू थिंक कंपनी हैज डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इक्विटी। अपन एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं, चलो आ जाओ। अच्छा, आपने पहला क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लिया विदाउट रीडिंग दी। आप सोच के देखो, जादू देखो रिवर्स रीडिंग टेक्निक का, ये बेनिफिट मिलेगा आपको। चलो पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा? मधुर मिलन इज अ पॉपुलर ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पोर्टल। ठीक है भाई साहब। इट सीक्स टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड मैच मेकिंग सर्विसेज। The company has 80 offices in India and is now planning to open office in Singapore, Dubai and Canada to cater to its customer beyond the country. The company has decided to opt for the sources of equity capital to raise the required amount of। क्लियर उन्होंने बता दिया है कि कंपनी ने डिसाइड ही कर लिया, वो तुमसे नहीं पूछ रहे। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम पैसा कहां से लाएंगे? इक्विटी से। अब तुमने कोई भी 4 फैक्टर बताने हैं जिसकी वजह से कंपनी ने यह डिसीजन लिया कि वो पैसा इक्विटी से लेकर आएंगे। पहला कि सर कैपिटल मार्केट की कंडीशन देखी होगी, मार्केट कैसा होगा? कैसा होगा? बुलिश। मार्केट बढ़िया होगा, तेजी पर होगा, लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, उस वजह से वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग जो कॉस्ट आएगी वो बियर नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, कॉस्ट भी हो सकता है एक कि सर जो उनको इक्विटी और डेट को जब कंपेयर किया होगा तो इक्विटी सस्ती पड़ रही होगी। चौथा, फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोल सकते हो। और नहीं, अपन चाह रहे कोई वजन वाला लिखें, जैसे आप लिख सकते हो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑलरेडी कंपनी को लगता है उनकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो। टैक्स भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, सही बात है कि नया काम अभी चालू होना है, तो इस वजह से वो कोई अभी से फिलहाल ऑब्लिगेशन नहीं चाहते हैं। हाँ वो मैंने अभी इसके पहले ही बोला था। करेक्ट, बोलो चलेगा? पक्का? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आप पाओ बेटा, आप ये मैं सॉल्व नहीं, सब आप ही कर रहे हो, मैं तो केवल पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन सारी चीजें बेटा आप अपने आप से कर पा रहे हो, आप ये देख लें। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, identify the factor mentioned in the paragraph which are likely to affect the fixed capital requirement of the business for opening new showroom both in Bangalore and Mumbai। तो क्वेश्चन नहीं बहुत क्लियर कर दिया है कि हमने फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पर कमेंट करना है। केस स्टडी को पढ़कर हमें यह बताना है कि फिक्स्ड कैपिटल कंपनी को ज्यादा लगेगी या कम। क्वेश्चन कोई समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा? with an increase in the investment in fixed assets there is a commensurate increase in the working capital requirement। मतलब जब जब आप बेटा फिक्स्ड असेट्स में पैसा डालोगे तो उस वजह से वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाती है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अबव केस। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है
अबव केस को ध्यान में रखते हो, मतलब केस स्टडी को, मतलब तुम्हें तुम्हारे विचार तो व्यक्त करना है लेकिन इस केस स्टडी के इर्द गिर्द करना है, तुम कहीं और मत चले जाना कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ऐसा होता ही है, मैंने देखा ही है। अरे समझ रहे बात को? आओ साहब अब केस स्टडी पढ़ लेते हैं। वुडन पेरिफेरल प्राइवेट लिमिटेड इज काउंटेड अमंग द टॉप फर्नीचर कंपनीज इन दिल्ली। It is known for offering innovative design and high quality furniture at affordable prices. The company deal in a wide product range of home and office furniture through its 8 showrooms in Delhi. The company is now planning to open few new showrooms each in Mumbai and Bangalore. In Bangalore, it intend to take the space for showroom on lease. Whereas for opening showroom in Mumbai, it has collaborated with popular home furnishing brand Creations. केस स्टडी हो गई मालिक समाप्त। अब आपको बताना है कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोनों अलग अलग केसेस में, मुंबई में और बेंगलोर में ज्यादा आएगी कम आएगी, और रीजंस भी बताने हैं क्यों। तो भाई साहब पहले तो वो बोल रहे वो लीज वाला, तो उसका फैक्टर क्या था? फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। याद है जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें था एक कॉन्सेप्ट फाइनेंसिंग। अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं तो फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल लगेगी। मैंने आपको इसी प्रोमाइसेस का एग्जांपल देकर बताया था, इफ यू रिमेंबर, करेक्ट। और अगर मुंबई वाली बात करेंगे तो वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसमें क्या था? लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इज द फैक्टर। कि अगर सर ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप किसी के साथ मर्जर कर सकते हो, ज्वाइंट वेंचर्स में आ सकते हो, तो फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल लगेगी कम। चलेगा? आपने दोनों ही जो फैक्टर्स हैं बहुत बढ़िया से आइडेंटिफाई बेटा कर लिए हैं। सॉरी, लीज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव एक फैक्टर हमने पढ़ा था। अगर लीज वाला ऑप्शन ना होता तो उनको शोरूम ओपन करने के लिए खरीदना पड़ता, परचेज करना पड़ता, वो इन्वॉल्व करता ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटफ्लो, वो करना नहीं पड़ा क्योंकि लीज ऑप्शन अवेलेबल। करेक्ट? बोलो चलेगा? आइए साहब अब आपको ऊपर वाली कहानी बतानी है बेटा, कि केस स्टडी को ध्यान में रखते हुए आपको इस स्टेटमेंट को बताना है कि अगर अपन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड असेट्स में बढ़ाते हैं तो उस वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। सर सबसे पहले तो आप 2-2 शोरूम खोल रहे हो तो उसमें फिक्स कैपिटल अगर बढ़ रही है तो आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, है ना? उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा लेबर, तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि आपको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ानी। बोलो पक्का? यहां पर हो जाती बेटा केस स्टडी नंबर 6 भी। अरे क्या समझ में आती बात? पक्का? आओ साहब केस स्टडी नंबर 7, उसके बाद देखोगे आप सारी केस स्टडी बड़ी छोटी छोटी हैं। चलो बस 7 के तो बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। ओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, लिख देंगे। सेकंड, व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी, एक्सप्लेन। वो अपन को देखना पड़ेगा कि डेट में कितना पैसा है और इक्विटी में कितना पैसा है। तीसरा क्या लिखा? आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व व्हेन द कंपनी डिसाइड टू रेज रुपीज 800 करोड़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अच्छा 800 करोड़ उन्होंने लाए होंगे, अब वो कहां से लाए वो कुछ तो बता रहे होंगे, उस हिसाब से हमने फाइनेंशियल डिसीजन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। चलेगा? और चौथा, हाउ विल द डिविडेंड डिसीजन ऑफ कृष्णा लिमिटेड बी अफेक्टेड। डिविडेंड डिसीजन को लेकर भी एक उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसके लिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो खैर आपको केस स्टडी नहीं पढ़नी पड़ेगी, बाकी 3 के लिए तो जरूरी है सर, तो एक बार पढ़ लेते हैं। कृष्णा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील एट इट्स प्लांट एट नोएडा। Due to economic growth, the demand for steel is also growing. The company is planning to set up a new steel plant at Gurgaon. It need rupees 800 crore to start a new plant. 800 crore चाहिए मालिक। It decided to raise rupees 300 crore through debenture, rupees 200 crore long-term loans from bank, and 200 crore by issue of equity. तो पहला तो उन्होंने ये पूछा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? इक्विटी नहीं है? हमने
उनको सेग्रीगेट करके बताना पड़ेगा कि जो 300 करोड़ एंड 200 करोड़ है वो तो है डेट, और जो बाकी का 300 है शायद ना, 200, एक सेकंड रुक जाओ देख लेता हूं, 3 2 5 और 2 7, रिजर्व एंड सरप्लस का यूज हो रहा है, करेक्ट। चलिए, सो आपने बताया कि सर डेट उन्होंने लिया है 500 का, 200 का लिया इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी करते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो आ जाता है, वो आप वो भी निकाल कर उनको बता सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, कि आपने 800 करोड़ देखे कि उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से लेकर आए हैं, तो आपने कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है ये, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं सोच रहा, क्योंकि यहां पर पैसा लाने की बात है, और पैसा लाया कहां से जाए ये कौन बोलता है, फाइनेंसिंग। उस डिसीजन का नाम होता है फाइनेंसिंग, और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं फाइनेंशियल। तो ऐसा मत बोलना कि उन्होंने आंसर बता दिया है, हाँ। और चौथा बेटा, हाउ विल द डिविडेंड डिसीजन ऑफ कृष्णा लिमिटेड बी अफेक्टेड। तो सर अगर आप रिजर्व से पैसा ले रहे हो या बांटना और नहीं बांटना ये डिसाइड करना है, तो सर अगर आप न्यू वेंचर में जा रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, तो फिर डिविडेंड बांटने से ऑब्वियसली बात है आपको बचना चाहिए। बाकी क्योंकि और इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो अपन उसके बेसिस पर इतना ही कमेंट कर पाएंगे, चलेगा क्या। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन साथ में थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा एनालिसिस है। ये हम और आप सब जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट ऑलवेज कम होती कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ, लेकिन फिर भी आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी डेट ही डेट भर लो, क्योंकि अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट या ओनली अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बड़ा पोर्शन डेट का लाना है, तो आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी ईबीआईटी अर्निंग बहुत अच्छी होनी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस, ये सारे अच्छे लेवल पर होने। अगर ऐसा नहीं है, आप इतना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बेटा आपको डेट लेने से फायदा नहीं होगा, उल्टा। याद है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का क्वेश्चन देखा था, अगर आपके पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है तो डेट आपकी ईपीएस को बढ़ाती है, लेकिन अगर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी नहीं है तो डेट लेने से ईपीएस बढ़ता नहीं है, उल्टा। क्या मेरी बात समझ में आई, दोनों ही एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से हमने क्लास में देखे थे, चलेगा। आगे बढ़ते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 9, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने कमेंट करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने कमेंट करना है, हाँ। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में आप देखोगे वर्किंग कैपिटल भी पूछा ऊपर और फिक्स्ड भी पूछा है बेटा। काम क्या है भाई साहब का, ट्रांसपोर्ट का है, मतलब बसेस वगैरह है ना इनकी। अच्छा, टूरिस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। इफ यू रिमेंबर टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या, ट्रेडिंग है तो क्या, और सर्विस प्रोवाइडर हो तो, अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, सर्विस प्रोवाइडर के बेसिस पर कमेंट करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल हमेशा लगती है कम, वर्किंग कैपिटल लगनी चाहिए और लगेगी भी। आगे आगे आगे, और कुछ भी पूछा, बस इतना ही पूछा, एक्सपांड भी करना है ना उनको। अगर एक्सपांड करना चाहेंगे तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल बढ़ानी, क्योंकि बसेस आपको और लेनी पड़ेंगी, और सारे बहुत सारे रूट ओपन करने पड़ेंगे, जैसे अभी एक ही रूट है उनका ना, जयपुर एंड आगरा, ये एक रूट है, उन अगर रूट बढ़ाएंगे, बसेस बढ़ाएंगे तो फिक्स्ड कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, और उस वजह से ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ आराम से डिसाइड कर लो भैया पढ़ के। और ऐसे क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बोला था ना 1 1 मार्क के बहुत सारे आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाने चाहिए। हाँ आप डिसाइड कर लो, ज़्यादा कम।
मैन्युफैक्चरिंग कहाँ लिखा? नहीं, ट्रेडिंग। सो करेक्ट आंसर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रहेगी बेटा कम। चलें क्वेश्चन नंबर, अच्छा डायरेक्ट 12 लिखा है, चलो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी भाई साहब। हाँ चलें क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 देखो, थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके डायरेक्टर सोच रहे हैं कि वो 20 करोड़ के डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, और जैसे वो डिवेंचर इशू करेंगे तो उनका जो रेशियो है डेट इक्विटी का, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो 2:2 से बढ़कर हो जाएगा 3:1। चलेगा? अब उन्होंने बोला आगे, व्हाट आर दी रिस्क इन्वॉल्व इन इट, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है और कौन से और अदर फैक्टर हैं जो डायरेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी 4 बताओ। तो पहला तो अगर आप बोलोगे रिस्क तो है, तो वो है फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि डेट जितनी बढ़ाते जाओगे आपकी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती। और कौन से फैक्टर हैं जो ध्यान में रखने चाहिए बिफोर गोइंग टू इशू द डिवेंचर्स? और सबसे पहले तो आप ये सोचो, जो आप बोल रहे हैं ना मैम डाइल्यूशन ऑफ ऑनरशिप, डिवेंचर्स क्या होते हैं? ऑनर्ड होते हैं कि बोरोड होते हैं? तो फिर डाइल्यूशन ऑफ ऑनरशिप कैसे हुआ? डिवेंचर इज अ लायबिलिटी, बोरोइंग होती है। तो पहला फैक्टर तो आप ये ध्यान रखोगे कि सर अगर मैं इतना ज्यादा डिवेंचर इशू करूंगा तो हमने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए प्रॉफिट्स, उसके लिए चाहिए अर्निंग, जो अपन बोलते हैं अर्निंग, ईबीआईटी जो बोलते हैं। तो पहले तो चाहिए अर्निंग्स, दूसरा चाहिए कैश फ्लो पोजीशन ड्यू टू लिक्विडिटी, तीसरा देखना पड़ेगा लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर पहले से कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है तो फिर उन्हें और ज्यादा उसको इंक्रीज, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, या डायरेक्टर्स को इन फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, हाँ या ना? आगे आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कितने बोले अपन ने? और फाइनेंशियल रिस्क तो बोल दिया ऑलरेडी अपन ने। टैक्स भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, कॉस्ट बेटर टू बी है। चलें क्वेश्चन नंबर 13 रीड करो। सर्विस प्रोवाइडर हैं, बोलो मोर कहां से हो रहा है? एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है ना भाई, आप ऐसा समझ लो हम भी तो सर्विस प्रोवाइडर ही हैं, हम भी तो सर्विस ही दे रहे हैं ना। तो सर्विस प्रोवाइडर को वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है कम लगती है? सिंपल सी बात है। चलो सर, सो आंसर इज लेस। क्वेश्चन नंबर 14। क्योंकि बेटा आप सोच कर देखो ना, ना स्टॉक चाहिए ना रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ तो नहीं चाहिए। अगर डेटर्स भी होंगे तो अकेला डेटर कितनी बढ़ा देगा? चले सर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा उन्होंने? आइडेंटिफाई द डिसीजन दैट अंकित विल हैव टू टेक एंड आल्सो डिस्कस एनी 5 फैक्टर्स व्हिच हेल्प हिम इन टेकिंग दिस डिसीजन। तो डिसीजन मतलब 3 ही आंसर हो सकते हैं, या तो फाइनेंसिंग, या तो इन्वेस्टमेंट, या तो डिविडेंड। क्या है आंसर? हाँ, प्रॉफिट की बात करती है और डिसाइड करना है अच्छा कि किस तरीके से अप्रोप्रिएट किया जाए। आंसर इज डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर्स तो आप कोई भी लिखने हैं तो अपने पास तो 10-12 हैं, तो बहुत सारे आप लिख सकते हैं, जैसे अर्निंग लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग लिख सकते हैं, डिविडेंड लिख सकते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लिख सकते हो, टैक्सेशन लिख सकते हो, कैश फ्लो पोजीशन लिख सकते हो, नंबर ऑफ हैं, कोई भी उन्होंने बोला कोई भी 4 या 5 लिखना, 5 लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हैं। बोलो चलेगा? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 को भी छोड़ दो, आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर।
क्वेश्चन नंबर 16 अगेन बेटा, लॉजिस्टिक मतलब सर्विस प्रोवाइडर। नहीं बेटा, ऑपरेट करने वो तो ऑलरेडी हो चुका ना, वो तो अभी पूछ रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, जैसे तो हमारे भी लगी होगी ना, मैन्युफैक्चरर को हर रोज लगना है वैसा। मेरे हिसाब से आंसर इसका आ रहा है वर्किंग कैपिटल आ रही होगी पक्का 100%। क्यों? आंसर तो उससे क्या होता है, अगर वेयर हाउसेस खुद के हैं तो बेटा वो तो असेट्स है, मतलब वो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा आएगी, वर्किंग कैपिटल तो कम ही आनी चाहिए। चलें क्वेश्चन नंबर 17। बेटा अगर नीचे से दूसरी या तीसरी लाइन पढ़ोगे, the above discussion about the company lead to various factor which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed, मतलब डिविडेंड की बात है। उन्होंने लेकिन पूछा क्या है, कोटिंग द लाइन फ्रॉम द above discussion आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी फोर सच फैक्टर। तो हमने डिविडेंड डिसीजन के कुछ 4 फैक्टर यहां से आइडेंटिफाई करने हैं और आपने लाइन भी कोट करनी है। तो चलो एक बार कर लेते हैं, मिला कुछ। अर्निंग गुड प्रॉफिट, अर्निंग गुड प्रॉफिट फ्रॉम मेनी ईयर्स मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। सेकंड मतलब कैश फ्लो पोजीशन, कौन सी लाइन, एनफ कैश इज अवेलेबल, ये वाली लाइन। और ग्रोथ, उसके जस्ट नीचे लिखा है गुड प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ इन दी फ्यूचर, और शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। हाँ बिल्कुल, इट हैज मेनी शेयर होल्डर हु प्रेफर टू रिसीव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब ये है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। और कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, कहां से, आईडीबीआई से वो लोन लिया है, देखो लिखा ना, इट हैज बीन टेकन अ लोन ऑफ ₹40 लाख फ्रॉम आईडीबीआई एंड इज बाउंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये आप 5 फैक्टर लाइन कोड करके बहुत इजीली लिख सकते हैं बेटा। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 18। State the objective of financial management of this company. भाई दिस कंपनी, उसमें ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, तो अपन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही ऑब्जेक्टिव लिख देना है, जिसका होता है आंसर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे मैक्सिमाइज होगी? बाय इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलेगा? बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? आइडेंटिफाई एंड स्टेट द डिसीजन टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर इन द अबव केस। डिसीजन, आंसर इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एनी 2 कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस, बहुत बढ़िया, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 19,
डिविडेंड डिसीजन की बात आ रही है, करेक्ट है, इट इज अ डिविडेंड डिसीजन। और क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ये वो वाला था, करेक्ट, ये वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। सो अपन एक काम करेंगे कि इसके लिए मैं सेपरेट आपको 2-3 क्वेश्चन ले लूंगा, 2-3 वैरायटी के, उसको अपन रिकॉर्ड भी कर लेंगे, है ना, उसका एक प्रॉपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ईवीआईटी वाले क्वेश्चन क्योंकि अगर आए ना तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, तो अपन उसके लिए बिल्कुल सेपरेट, क्योंकि मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा तो वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, वो तुमको समझ में आएगी नहीं। सो अपन प्रॉपर उसके लिए एक अलग से 5-10 मिनट 15 मिनट का अलग से देख लेंगे, उसके में जो 3 या 4 वैरायटी के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो अपन प्रैक्टिस आराम से कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर पढ़ा उसकी केस स्टडी भी हो गई है समाप्त। लेकिन आप यहाँ से केवल ये सीख कर ना जाएं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे या क्या क्या केस स्टडीज आ सकती हैं। पहला तो देखो, ये केस स्टडी अगर आपने कर ली तो वैरायटी आपके पास भरपूर है, तो ये आप आराम से कंफर्टेबल हो जाओ। दूसरा, यहाँ से ये सीखो कि आप किसी भी चैप्टर की केस स्टडी जब भी हम करेंगे रिवीजन के साथ, वो अपन करेंगे इसी टेक्निक के साथ। करना अपन को हर चैप्टर के रिवीजन बेटा इसी सीक्वेंस में चलेगा, पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम उसकी सारी जो भी हमारे पास रहेगा ऑन एन एवरेज 15 से 20 केस स्टडी सॉल्व करेंगे, चलेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में बात आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट होंगे तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलें सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।